प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर क्या होता है और उसका इस प्रकार से उसकी संरचना होती है, उसका प्रचालन होता है और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी कार्यविधि क्या है। तो ट्रांजिस्टर का अर्थ होता है ऐसी डिवाइस जिसमें ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर यानी कि जिसमें रजिस्टर का ट्रांसफ़र होता हो। और हम जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस बदलता है तो धारा बदलती है। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर क्या है, एक धारा प्रचालन की युक्ति है। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, पीएनपी और एनपीएन। दोनों ही ट्रांजिस्टर्स में जब हम बात करते हैं तो 3 भाग हम इनके बांटते हैं, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। उत्सर्जक वो भाग है जिससे कि आवेश वाहकों का उत्सर्जन होता है, धारा का प्रवाह आरंभ होता है। आधार में से होकर धारा कहाँ जाती है, आवेश वाहक कहाँ जाते हैं? संग्राहक में जाते हैं और संग्राहक में ये एकत्रित किए जाते हैं। यानी उस धारा का जो प्रवाह उत्सर्जक से शुरू होता है, आधार में से होकर कौन सी धारा जाती है? संग्राहक में ये एकत्र की जाती है। अब संधियाँ 2 तरह की हैं, यहाँ पर 2 संधियाँ बनती हम जानते हैं। जहाँ भी पी और एन मिलेगा वहाँ क्या बनेगी? एक पीएन संधि बनेगी। तो जैसे मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर देख रही हूँ तो ये पी और एन के बीच एक संधि यहाँ बनेगी, दूसरा एन और पी एक दूसरी संधि यहाँ बनेगी। इसी तरह एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखूँ तो एन और पी के बीच यानी उस उत्सर्जक और आधार के बीच एक संधि बनेगी। इसी तरह आधार और संग्राहक के बीच बनेगी। तो दोनों ही ट्रांजिस्टरों में मैं देखती हूँ कि 2 संधियाँ बनती हैं। एक संधि बनती है उत्सर्जक और आधार के मध्य, दूसरी बनती है आधार और संग्राहक के मध्य। तो इस तरह से 2 संधियाँ का निर्माण होता है ट्रांजिस्टर में, उत्सर्जक आधार संधि और आधार संग्राहक संधि, यानी 2 डिप्लेशन लेयर बनती हैं। अब इनका परिपथ संकेत क्या है? हम जो धारा प्रवाह की दिशा दिखाते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर वो दिखाते हैं पी से एन की ओर। तो अगर मैंने धारा की तीर का चिन्ह किसको बताता है? धारा प्रवाह की दिशा को बताता है। और कहाँ से कहाँ जाता है तीर का चिन्ह? पी से एन की ओर। तो इसका मतलब ये पी है, ये एन है, तो ये क्या होगा? पी होगा। और ये संकेत चिन्ह किसके मध्य दिखाया जाता है? धारा की दिशा किस किस के मध्य दिखाई जाती है? उत्सर्जक और आधार के मध्य। अगर ये उत्सर्जक से आधार की ओर है तो चूंकि P से N की ओर जाती है तो ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा PNP। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये जा रही है P से N की ओर, यानी बेस से उत्सर्जक की ओर जा रही है। तो बेस हो गया आपके पास P, उत्सर्जक हो गया N, तो संग्राहक सेम ही होता है, इसलिए हो जाएगा ये ट्रांजिस्टर कौन सा हो जाएगा? NPN। तो आप ये तीर का चिन्ह देख के बता सकते हैं कि ट्रांजिस्टर PNP होगा या NPN होगा। अब हम ये देखते हैं कि आपके पास जो उत्सर्जक है उसकी क्या खासियत है। संरचना जब हम देख रहे हैं तो उत्सर्जक की संरचना में क्या खासियत है वो हम देखते हैं। तो उत्सर्जक में अशुद्धि सांद्रता अधिक होती है। यह संग्राहक क्षेत्र से, जो संग्राहक से क्षेत्र से है, थोड़ा सा इसका क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है क्योंकि आवेश वाहकों का प्रवाह यहीं से प्रारंभ होता है, धारा यहीं से बहनी शुरू होती है और प्रचालन का कंट्रोल किससे होता है? उत्सर्जक धारा से होता है। इसलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है। और उत्सर्जक क्षेत्र में वाहकों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और आवेश वाहक यहाँ से ही उत्सर्जित होकर धारा का प्रवाह आरंभ करते हैं। उत्सर्जन यहीं से आवेश वाहकों का होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? उत्सर्जक है। अब हम दूसरा देखते हैं क्षेत्र, वो है आधार क्षेत्र। आधार क्षेत्र में अशुद्धि सांद्रता जो है उत्सर्जक की अपेक्षा बहुत कम रखी जाती है और ये मोटाई में भी बहुत पतला होता है। क्यों? क्योंकि हमको आधार से धारा, यानी हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं या फिर जो भी आवेश वाहक हैं वो उत्सर्जक से क्रॉस करके कहाँ इकट्ठे हो जाएं? संग्राहक पे। वो तभी संभव है जबकि आधार की अशुद्धि सांद्रता कम हो और वो कैसा हो? पतला भी हो। क्योंकि अशुद्धि सांद्रता अगर अधिक हो जाएगी तो बहुत सारे आवेश वाहक वहीं पुनर्संयोजित हो जाएंगे तो संग्राहक तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आधार क्षेत्र चौड़ा होगा तो भी ये संभावना कम हो जाएगी कि आवेश वाहक उत्सर्जक से जो आए हैं वो आधार क्षेत्र को पार कर कहाँ पहुँच जाएं? संग्राहक पे पहुँच जाएं। इसलिए हम क्या करते हैं? आधार क्षेत्र में अशुद्धि सांद्रता भी कम रखते हैं और आधार क्षेत्र की मोटाई भी पतली रखते हैं। और उत्सर्जक आधार संधि, चूँकि इसकी सांद्रता कम है, तो हमने पीएन संधि में पढ़ा है कि आपके पास सांद्रता कम हो जाती है एक में और दूसरे में सांद्रता बहुत अधिक हो तो जो अवक्षय परत है वो ज़्यादातर कहाँ चली जाती है? जहाँ सांद्रता कम है। तो इसलिए आपके पास अधिकांश भाग जो अवक्षय परत का है वो कहाँ होता है? उत्सर्जक आधार से आधार क्षेत्र में चला जाता है। यानी उत्सर्जक आधार संधि में अवक्षय परत का अधिकांश भाग कहाँ होता है? आधार क्षेत्र में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ डोपिंग कम की गई है। अब आधार क्षेत्र पतला होते हुए भी इतना तो मोटा अवश्य होता है कि इसमें से 2 अवक्षय क्षेत्र बनने पर
कुछ स्थान आवेश वाहकों के लिए शेष रहे, क्योंकि हमने देखा था आधार पर 2 संधियां आके मिल रही हैं। एक तो उत्सर्जक आधार संधि और दूसरी आपके पास मिल रही है आधार संग्राहक संधि। तो आधार उत्सर्जक और संग्राहक में तो एक ही जा रही है अवक्षय परत, लेकिन आधार में 2 संधियां बनने की वजह से 2 अवक्षय परत होंगी। तो कम से कम, और अवक्षय परत क्या करती है, आवेश वाहकों को प्रवाह का रोकती है। और हम चाहते हैं कि आधार में से होकर आवेश प्रवाहक जाएं, इसलिए कम से कम वो इतनी मोटी तो होनी चाहिए कि आपके पास 2 अवक्षय परत बनने के बाद भी आवेश वाहकों के लिए क्या रहे, स्थान शेष रहे। अब हम कहते हैं संग्राहक को। तो संग्राहक हमने पहले ही देख लिया, जहाँ पर आवेश वाहकों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, जो कहाँ से चल के आते हैं, उत्सर्जक से चलकर आधार से होकर संग्राहक पर पहुँचते हैं। अब इसकी मोटाई उत्सर्जक क्षेत्र से अधिक होती है, मतलब अभी तक हमने देखा कि मोटाई आधार सबसे पतला है, तो संग्राहक उससे सबसे मोटा रखा गया उत्सर्जक से, तो इसका मतलब सबसे मोटा का क्षेत्र कौन सा है, संग्राहक का क्षेत्र है। और अशुद्धि सांद्रता यहाँ भी क्या होती है, कम होती है। और इन प्रतिरोध इन तीनों क्षेत्रों में इसका क्या है, सर्वाधिक होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्रचालन, धारा का प्रचालन कैसे होता है ट्रांजिस्टर से। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। हम जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो बहुसंख्यक वाहक होंगे, क्योंकि एन की साइड से उत्सर्जक से धारा का प्रवाह शुरू होता है, और एन में बहुसंख्यक वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक वाहक होते हैं होल। तो जब हम, एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि जब भी हम इसका प्रचालन करना है तो हम उत्सर्जक आधार संधि को बाहर से क्या देते हैं, अग्रबायसित करते हैं, और आधार और संग्राहक संधि को हम क्या देते हैं, पश्चबायस। तो हमेशा ध्यान रखना है ई और बी जो संधि है वो कौन सी होगी, अग्रबायसित होगी, और बी और सी संधि क्या होगी, पश्चबायसित होगी। प्रचालन के लिए अनिवार्य है। दोनों संधि अग्रबायसित हों तो भी ट्रांजिस्टर प्रचालन संभव नहीं है, और अगर दोनों संधियाँ पश्चबायसित हों तो भी प्रचालन संभव नहीं है, और इस स्थिति में हम इसका प्रवर्धक की तरह उपयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर दोनों संधियाँ अग्रबायसित या दोनों संधियाँ पश्चबायसित होती हैं तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम कर सकता है, मगर प्रचालन उसमें से धारा का संभव नहीं होगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब यहाँ हमने इसको अग्रबायसित किया तो यहाँ पर आपके पास अवक्षय परत की मोटाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, अग्रबायस होने से कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहाँ चलते हैं, क्योंकि इसको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा है पी की तरफ से, तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं एन से पी की ओर, एमीटर से बेस की ओर। अब यहाँ पर एमीटर से बेस की ओर जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पी में स्थित होलों से क्या हो जाते हैं, पुनर्संयोजित होकर उदासीन हो जाते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगे हुए पोटेंशियल से और अट्रैक्ट होकर संग्राहक पे पहुँचते हैं। तो इस प्रकार जब ये पुनर्योजन यहाँ होता है होलों के साथ इलेक्ट्रॉनों का, तो आधार धारा बहती है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जब यहाँ से उत्सर्जक से प्रारंभ हुआ अग्रबायसन के कारण, तो एमीटर धारा बहती है, और जब ये बेस को पार करके इलेक्ट्रॉन संग्राहक तक पहुँच जाते हैं तो कौन सी धारा का प्रवाह होता है, संग्राहक धारा का प्रवाह होता है। अब चूंकि उत्सर्जक क्षेत्र में वाहक संख्या बहुत अधिक है, इसलिए आधार से उत्सर्जक में बहने वाली इलेक्ट्रॉन विसरण धारा की तुलना में सांद्रता प्रवणता के कारण होल विसरण धारा उत्सर्जक से आधार में बहती है। तो हमने 2 प्रकार की धाराएं देखी थी जब हमने पीएन संधि की बात की थी। एक तो हमने कही थी विसरण धारा, जो कि बाह्य क्षेत्र के कारण लगती है, बाह्य बैटरी के कारण लगती है, और दूसरी होती है सांद्रता के अंतर के कारण धारा बहती है, जो कि जब हम पी और एन टाइप बनाते हैं सेमीकंडक्टर्स तो हम उसमें डोपिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ आवेश वाहकों की सांद्रता वहाँ होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन, जब हम एन टाइप बनाते हैं तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की संख्या अधिक होती है, होलों की संख्या कम होती है। यानी बहुसंख्यक वाहक एन में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक वाहक कौन होते हैं एन टाइप में, होल। लेकिन जब हम पी टाइप की संरचना का निर्माण करते हैं तो हम पी में होलों की संख्या अधिक रखते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहाँ कम होती है। इसलिए पी टाइप में आपके पास जो बहुसंख्यक वाहक हैं वो होल होते हैं, और अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि चूंकि उत्सर्जक क्षेत्र में वाहक संख्याओं की धारा बहुत अधिक है, संख्या बहुत अधिक है इलेक्ट्रॉनों की, तो इसलिए आधार से उत्सर्जक में बहने वाले इलेक्ट्रॉन विसरण धारा की तुलना में, क्योंकि आधार में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों जो आधार से उत्सर्जक में आएंगे उनकी संख्या कम होगी कंसंट्रेशन के कारण, बजाय इसके कि आपके पास जो कि यहाँ पर आपके पास जो कि हमने अट्रैक्शन बैटरी लगाई है उसके विसरण धारा की तुलना में सांद्रता के कारण
जो होल विसरण धारा है वो उत्सर्जक से आधार में बहती है, क्योंकि होलों का विसरण यहाँ से सांद्रता के कारण अधिक होता है बजाय विसरण धारा के। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं उसके बाद कि जब उत्सर्जन संधि अग्रबायसित हो जाती है तो अवशेष क्षेत्र का प्रभाव कम हो जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसलिए उत्सर्जक से बहुसंख्यक वाहक बैटरी के ऋण टर्मिनल से आकर्षित होकर संधि को पार करके आधार क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं। इस प्रकार आधार क्षेत्र के होल भी बैटरी के ऋण टर्मिनल से आकर्षित होकर संधि को पार कर उत्सर्जक की ओर विस्तृत होते हैं, यानी दोनों तरफ से विसरण हो रहा है। जब हमने यहाँ पर बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन धारा चलती है, होल धारा भी यहाँ से यहाँ आती है, लेकिन होलों की जो धारा है वो इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि होल की सांद्रता यहाँ अधिक है, एन में कम है, इसलिए होल धारा बैटरी का आकर्षण से तो बहती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन धारा भी बैटरी से आकर्षण के कारण एन से पी की ओर बह रही है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन धारा का मान जो कि होलों में है वो अधिक होता है, पी से एन से पी की ओर अधिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन धारा एन से पी की ओर अधिक है, उत्सर्जक धारा एन से पी की ओर अधिक है, बजाय होल धारा के कारण जो यहाँ होलों के यहाँ आने के कारण जो उत्सर्जक धारा बह रही है उसकी तुलना में। यानी एमीटर में दो प्रकार की धारा बह रही है, एक तो बहुसंख्यक वाहकों के कारण और दूसरी अल्पसंख्यक वाहकों के कारण। तो ये हमें ध्यान देना है कि अल्पसंख्यक वाहकों के कारण जो धारा है उसका मान कम है। अब मुख्य रूप से लेकिन ये धारा किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, क्योंकि होलों की संख्या सांद्रता कम होने से आधार से जो होल उत्सर्जक में आते हैं उसकी संख्या कम होती है। अब आधार क्षेत्र से में जो उत्सर्जक से आने वाले इलेक्ट्रॉनों का कुछ भाग है होलों के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है और होलों का मान क्षय हो जाता है। इसलिए होलों के कारण उत्पन्न धारा का मान क्या होता है, अल्प होता है। अब यहाँ हमने पहले भी बता दिया आपको, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो कुछ होल यहाँ क्या हो जाते हैं, पुनर्संयोजित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के पी की ओर आते हैं, इलेक्ट्रॉन चले तो ये एमीटर धारा बही। अब ये एमीटर धारा जब होल में पहुँचते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, होलों से पुनर्योजित हो जाते हैं, तो आधार धारा रहती है। अब आधार क्षेत्र की मोटाई इतनी कम है कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ही इलेक्ट्रॉन आधार में पुनर्संयोजित हुए हैं, और आधार क्षेत्र में की मोटाई हमने पहले ही कहा कि कम रखी हुई है, इसलिए वो उस आधार क्षेत्र की मोटाई को पार करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, संग्राहक में पहुँच जाते हैं। और संग्राहक के बैटरी में जो ध्रुव टर्मिनल लगा हुआ है, क्योंकि हमने संग्राहक को कौन सी बायसिंग दी है, पश्च बायसिंग यहाँ दी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके धन टर्मिनल से आकर्षित होकर आगे बढ़ते हैं और संग्राहक में जाते हैं, तो संग्राहक धारा बहती है। अब संग्राहक धारा का मान उत्सर्जक धारा से हमेशा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनों का संयोजन कहाँ हो चुका है, आधार क्षेत्र में हो चुका है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आधार धारा का मान अधिक है, संग्राहक धारा का मान कम है, और इन दोनों का जो अंतर है वो कौन सी धारा है, आधार धारा है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा कि अगर आई उत्सर्जक के कारण बहने वाली धारा है उत्सर्जक में, आई सी आपके पास संग्राहक की धारा है, तो इन दोनों का जो अंतर है आई माइनस आई सी क्या देता है, मुझे आधार धारा का मान देता है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पास, हमने ये भी देखा है कि आपके पास जो उत्सर्जक आधार संधि है उसके अवशेष क्षेत्र का अधिकतर भाग कहाँ होता है, आधार क्षेत्र में, क्योंकि आधार क्षेत्र की डोपिंग कम है। और अफवाह के कारण जो उत्सर्जक धारा का केवल 0.5% ही आधार से उत्सर्जक की ओर बहने वाले होलों के कारण होता है, क्योंकि हमने देखा है प्रचालन में कि होल भी जब उत्सर्जक आधार संधि को अग्रबायसित किया जाता है तो उत्सर्जक से आधार की ओर इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो होल भी पी से एन की ओर चलते हैं, लेकिन उन होलों के कारण जो एमीटर धारा बह रही है उसका मान कितने परसेंट होता है, केवल 0.5% होता है। इसके अलावा आधार क्षेत्र में उत्सर्जक से अंतःक्षेपित इलेक्ट्रॉन व स्वयं आधार में ताप जनित जो अल्पसंख्यक वाहक हैं उसके कारण कौन सी धारा बहती है, क्षरण धारा बहती है। और उस क्षरण धारा का मान क्या है, को हम कैसे लिखते हैं, ICBO से, में कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि कहीं भी हम देखेंगे तो हमने नैज अर्धचालकों की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अपद्रव्य जो हमने अशुद्धियाँ मिलाई हैं और उसको अशुद्धि मिला के अपद्रव्य अर्धचालक बनाया है, तो उसके कारण जो उसमें चालकता आई है उसका मान अधिक हो जाता है, लेकिन तब भी ताप जनित धारा का मान वहाँ प्रभाव रहता है। और वही ताप जनित जो धारा है जो अल्पसंख्यक वाहकों के कारण होती है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्षरण धारा का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा है कि चूंकि आपके पास IE का मान IB प्लस IC के बराबर है, और यहाँ पर हम जब ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो उसके जो यूज़ करने के अभिविन्यास हैं
वो 3 तरह से हो सकते हैं। हमने देखा है कि जब हम 4 टर्मिनल नेटवर्क बनाते हैं तो 2 इनपुट के टर्मिनल मिलते हैं मुझे, 2 आउटपुट के। तो ट्रांजिस्टर में जब मैं काम करती हूँ तो ट्रांजिस्टर में मुझे दिख रहा है कि ये अगर मैंने एक संधि को अग्र बायसित किया, दूसरी को पश्च बायसित, तो 2 मुझे टर्मिनल यहाँ मिल सकते हैं, 2 यहाँ। तो इसका मतलब में ट्रांजिस्टर कैसी है, एक 4 टर्मिनल डिवाइस है। इसको हम 3 टर्मिनल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक टर्मिनल क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसको हम 4 टर्मिनल नेटवर्क, जिसको कि हम 3 टर्मिनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी तरह अगर मैं देखूँ तो इसमें 3 प्रकार के अभिविन्यास मैं बना सकती हूँ, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो यहाँ पर जब मैं देखती हूँ कि जब मैंने कॉमन बेस सर्किट बनाया है तो IC और IE का जो अनुपात है वो कहलाता है धारा प्रवर्धन गुणांक। इसको हम किससे लिखते हैं, अल्फा DC से लिखते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ इसको H पैरामीटर से कैसे निरूपित करते हैं वो हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मैंने सिर्फ इंस्टेंट धारा का अनुपात लिया है IC और IE, तो ये DC है, यानी ये स्थैतिक अवस्था है। जब मैं AC निकालती हूँ तो डायनामिक लेती हूँ कि इस किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच IC कितना परिवर्तित हुआ और I में कितना परिवर्तन हुआ, और उन परिवर्तनों का जब धाराओं का अनुपात लेती हूँ तो वो अल्फा AC है, यानी ये गतिक अवस्था के लिए है धारा प्रवर्धन गुणांक, और अल्फा DC किसके लिए है, स्थैतिक अवस्था के लिए धारा प्रवर्धन गुणांक है। और ये कब निकाला जाता है, उभयनिष्ठ आधार में अल्फा का मान हम निकालते हैं। और अल्फा कैसे दिया जाता है, IC अपॉन IC, IE के बराबर अल्फा का मान क्या है, IC अपॉन IE। और अगर AC की बात कर रही हूँ मैं, गतिक अवस्था में अल्फा का मान निकाल रही हूँ, गतिक अवस्था के लिए धारा प्रवर्धन गुणांक निकाल रही हूँ, तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE से दिया जाएगा। और स्वाभाविक है IC का मान हमेशा IE से कम होता है, लेकिन बहुत कम नहीं होता है, ये बात हम ध्यान रखें, क्योंकि IC लगभग IE के बराबर ही आती है, थोड़ा सा कम होता है, इसलिए अल्फा का मान 0.95, 0.93 यानी 0.9 से अबव ही होता है। यहाँ फिर हम ये कह सकते हैं अल्फा का मान 1 से कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। अब दूसरा हम क्या कहते हैं, जब हम विन्यास बनाते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास बनाते हैं, तब भी हम एक धारा प्रवर्धन गुणांक डिफाइन करते हैं, वो बीटा से लिखा जाता है। और बीटा स्थैतिक अवस्था के लिए IC और IB का रेशियो है, और गतिक अवस्था के लिए डेल्टा IC और डेल्टा IB का रेशियो है, जबकि वोल्टता को क्या रखा गया है, निर्गत वोल्टता को क्या रखा गया है, नियत रखा गया है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो IC अपॉन IB है, IC मिली एम्पेयर की कोटि में होती है, IB माइक्रो एम्पेयर की कोटि में होती है। तो इसलिए इन दोनों के अनुपात से अगर मैं काम करूँ तो बीटा का मान क्या होगा, 1 से बहुत अधिक होगा, लगभग 150, 50 से 150 के बीच ये वेरी कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉनों के कारण जो प्रवाहित धारा है और कुल उत्सर्जक धारा का जो अनुपात है वो कहलाता है एमिटर इंजेक्शन रेशियो, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जक की दक्षता भी कहते हैं। और ये दक्षता लगभग कितनी होती है, 0.995, क्योंकि ज़्यादातर जो धारा है उत्सर्जक में वो लगभग किसके कारण है, यहाँ पर क्योंकि मैं NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रही हूँ, तो कुल उत्सर्जक धारा लगभग किसके कारण है, इलेक्ट्रॉनों के कारण ही है। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ संग्राहक का भी हम धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा लाभ डिफाइन करते हैं, वो करते हैं गामा से। तो गामा DC इज IE अपॉन IB। तो और अगर AC निकालना है तो डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB हो जाएगा। स्वाभाविक है IE का मान पुनः IB से अधिक है और बहुत अधिक होता है, इसलिए गामा DC का मान भी, जो धारा प्रवर्धन गुणांक उभयनिष्ठ संग्राहक के लिए है, उसका मान भी 1 से बहुत अधिक होता है। अब यहाँ पर हम देखें कि साधारणतः ऐसा पाया गया है कि अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई वाले ट्रांजिस्टर अधिक शक्ति वाले, अधिक परास वाले होते हैं, लेकिन इनका धारा प्रवर्धन गुणांक कम होता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम क्या करें, अधिक धारा प्रवर्धन गुणांक वाले ट्रांजिस्टर लें तो उनकी वोल्टता और शक्ति परास का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम चूंकि देख चुके हैं, हम अब अल्फा और बीटा को भी डिफाइन कर चुके हैं और IC और IB को भी हम देख चुके हैं, तो हम कुछ रिलेशंस अल्फा, बीटा और IC और IB और लीकेज करंट को जोड़ते हुए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर IE का मान IC प्लस IB है, और IC दो के कारण बहती है, बहुसंख्यक वाहकों के कारण और अल्पसंख्यक वाहकों के कारण बहती है।
तो यहाँ पर IC को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि IC का मान क्या होगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ बहुसंख्यक भाग से तो अल्फा ई, तो बहुसंख्यक में मैंने अल्फा आई ई लिख दिया। और अल्पसंख्यक को मैं किससे दिखाती हूँ, ICBO से। अभी अभी हमने बताया था कि ये लीकेज करंट से दिखाई जाती है। तो IE का मान क्या है, IB प्लस IC है, तो मैंने ये रख दिया है। तो अल्फा IB प्लस IC ICBO। अब यहाँ IC वाले टर्म के साथ इसको मैं खोलूँगी तो अल्फा IC हो जाएगा, इसको इधर ले जाती हूँ तो IC कॉमन, 1 माइनस अल्फा बचेगा, इधर बचेगा अल्फा IB प्लस ICBO। अब यहाँ IC निकालती हूँ तो 1 माइनस अल्फा से डिवाइड कर दूंगी, और डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा IB, और यहाँ पे भी डिवाइड होगा तो ICB अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो IC का रिलेशन IB से यहाँ पे अल्फा के टर्म्स में मुझे मिल रहा है। इसी तरह बीटा का मान मैं जानती हूँ IC अपॉन IB होता है, तो IB का मान क्या रख सकती हूँ मैं, IE माइनस IC रख सकती हूँ। अब डिवाइड कर दिया IE से तो ये बन गया IC अपॉन IE, ये बन जाएगा 1 माइनस IC अपॉन IE। IC अपॉन IE अल्फा होता है, तो इसलिए ये रिलेशन बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो बीटा को मैं अल्फा से रिलेट कर सकती हूँ। तो 1 प्लस बीटा निकालूंगी तो क्या बन जाएगा ये, तो यहाँ पे दोनों तरफ प्लस कर दिया है मैंने 1, तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा मेरे पास क्या हो गया है आपके पास, बीटा के बराबर, तो ये बीटा IB हो गया। और 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा क्या है, 1 प्लस बीटा। तो ये रिलेशन जो मैंने अल्फा के टर्म्स में निकाला था ये बीटा में कन्वर्ट होके मुझे क्या मिला कि बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। अब ICBO जो 1 प्लस बीटा, इसको मैं किससे लिखती हूँ, ICEO से, यानी कि ये तो बेस की लीकेज करंट है, ये एमीटर की लीकेज करंट है, और एमीटर की लीकेज करंट का मान अधिक होता है बेस की लीकेज करंट से। वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे 1 प्लस बीटा टाइम है और बीटा 1 ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए ICO का मान ICB से अधिक होगा। तो फाइनल रिलेशन मुझे क्या मिल जाता है कि IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। अब यहाँ एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, और वो क्या है कि वोल्टा भेदन और एवेलांच क्या होता है। हमने ये देखा है कि आप तक कि संग्राहक को हमेशा कौन सी बाइसिंग दी जाती है, पश बाइसिंग दी जाती है, और जब हम पश बाइस देते हैं तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हम जैसे जैसे पश वोल्टा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपके पास जो अवक्षय परत की मोटाई है आधार क्षेत्र में वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब, और जो आधार क्षेत्र की प्रभावी चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। तो इस संग्राहक वोल्टा बदलने पर आधार में ये जो अवक्षय परत की मोटाई का जो बदलाव है वो कहलाता है आपके पास आधार चौड़ाई मॉड्यूलन या अर्ली इफेक्ट। और एक वोल्टा यहाँ पर ऐसी आती है कलेक्टर की कि यहाँ पर जो अवक्षय परत का मोटाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था अग्रबायसित हमने की थी संधि, और यहाँ डोपी कम थी, तो इस संधि का भी बहुत अधिक भाग जो अवक्षय परत का था वो बेस में ही था। और यहाँ पे भी जब हमने वोल्टा बढ़ाई तो बेस में किसकी मोटाई बढ़ने लग गई है, अवक्षय परत की। तो एक वोल्टा ऐसी आती है कि दोनों के कारण, दोनों संधियों के कारण जो यहाँ अवक्षय परत बन रही है वो इस आधार क्षेत्र को समाप्त कर देती है, और ये जो स्थिति है ये कहलाती है वोल्टेज पंच थ्रू, यानी कि वोल्टा भेदन कहलाती है। और इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि एमीटर का सीधा संबंध किससे हो गया, कलेक्टर से हो गया, क्योंकि बेस तो खत्म ही हो गया। ये बेस किसकी तरह बन गया, एक अवक्षय परत की तरह बन गया। तो यहाँ पर एमीटर और कलेक्टर के बीच आधार जो संधि थी वो समाप्त हो गई, तो सीधे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, कलेक्टर में पहुँच जाते हैं, और इस भेदन वोल्टा पर धारा अचानक से बढ़ जाती है और संधि अपना व्यवहार बदल देती है। परंतु अगर आप इसको कम कर देंगे वोल्टा को तो जो संधि है पुनः अपनी स्थिति में, ट्रांजिस्टर जो है अपनी पुनः अवस्था में आ जाएगा। तो ये बात हमने देख ली कि ये जब आपके पास कलेक्टर और एमीटर एक साथ मिल जाते हैं और धारा अचानक से बढ़ती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज पंच थ्रू कहते हैं, और वोल्टा को क्या कहते हैं, पंच थ्रू वोल्टेज कहते हैं। और ऐसी स्थिति ना आए इसलिए अधिकतम संग्राहक वोल्टा को इस पंच थ्रू वोल्टा से कम ही रखा जाता है, ताकि हम ट्रांजिस्टर का प्रचालन उपयुक्त रूप से कर सकें। धन्यवाद।